शुभ संध्या। विजन के इस मंच से मैं अशोक कुमार दुबे लगभग 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक स्वागत। कोरोना की महामारी के बीच प्रिकॉशन और प्रिपरेशन दोनों का संतुलन बिठाते हुए हम अपने संस्थान के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संयुक्त लोक सेवा परीक्षा में सफलता का परचम लहराने के उद्देश्य से पेपर 2 के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार से हो, आपके साथ समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 1-1.25 घंटे तक लगभग उन सभी पहलुओं पर, उन तमाम पहलुओं पर आपके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश करने के लिए उपस्थित हूं, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। तो समय गंवाए बगैर सीधे तौर पर हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और आप सभी को मालूम है कि संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। अध्ययन अध्यापन से संबंधित पहलुओं को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो उसी को मैं सबसे पहले यहां पर लिखना चाहूंगा। संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था। अब देखें, प्रारंभ में ही मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह विषय किसी भी तरह से कोई रॉकेट साइंस की मांग नहीं करता, कोई ड्रामेटिक, कोई नाटकीय अंदाज में किसी चीज को समझने की अपेक्षा नहीं करता। अत्यंत सरलता के साथ विशिष्ट मुद्दों का सरलीकरण करते हुए कैसे उसे प्रस्तुत किया जाए, यह समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, मुझे दृढ़ विश्वास है। और इसी से संबंधित मैं पहला प्रयास यह कर रहा हूं। आप सभी जानते होंगे या संभवतः जानते होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र हैं, उन 4 प्रश्न पत्रों में दूसरा प्रश्न पत्र 4 विषयों को लेकर बढ़ता है। मूलतः अभिशासन, संविधान और राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि संविधान और राज्य व्यवस्था के अलावा अभिशासन, सामाजिक न्याय
और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये और 3 विषय इस पेपर से जुड़े और हमारा ध्यान केंद्रित होगा इस भाग से। अगर सभी नहीं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जैसे ही इस प्रश्न पत्र की तैयारी का प्रारंभ करते हैं तो उनके मन में, उनके दिमाग में एक शब्द कौंधने लगता है, चाहे वह हिंदी माध्यम हो, अंग्रेजी माध्यम हो। इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। हम शिक्षक भी ये कहते हैं इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ने के लिए आए। उसकी हिंदी होती है भारतीय राज्य व्यवस्था। और मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि हम शब्द का ही प्रारंभ से ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रारंभ ही कहीं ना कहीं गलत बुनियाद पर टिका होता है। गलत बुनियाद का मतलब क्या हो कि जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वह चीज क्या है, हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है, उससे संबंधित पहलू कौन से हो सकते हैं। अगर यह जाने बगैर हम अपना प्रारंभ कर देते हैं अपनी तैयारी, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रणनीति दोष, कहीं न कहीं योजना दोष हमारी सफलता को बाधित कर सकता है। इसलिए बेटा, मैं चाहता हूं कि प्रारंभ इस स्पष्टीकरण के साथ हो कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं बल्कि संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आप सिलेबस में भी देखोगे तो संविधान और राज्य व्यवस्था लिखा हो। यह सामान्य समझने की बात है कि अगर राज्य व्यवस्था और संविधान में कुछ बुनियादी अंतर नहीं होता तो क्यों लिखा जाता। दोनों में अंतर है, अंतर संबद्धता भी है, लेकिन अंतर है, हमें प्रारंभ से यह समझने की आवश्यकता है। और इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ संविधान और राज्य व्यवस्था की तैयारी से संबंधित जब रणनीति साझा करने जा रहा हूं तो उसे 4 अलग अलग भागों में बांट करके आपके सामने रखूंगा। और 4 अलग अलग भाग बहुत ही सरल है, जो आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। वह यह है, पहला कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब यहां पर भी एक समस्या उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या नहीं पढ़ना है, यह जानने की जरूरत है। मैं और हम सब नकारात्मक क्यों हो? क्या पढ़ना है हम जान लें तो क्या नहीं पढ़ना है आसान हो जाएगा। हम पहले से ही छंटनी करने की तैयारी क्यों करें? तो इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ मैं समझता हूं कि हमें ध्यान देना चाहिए
इस मुद्दे पर कि हमें क्या पढ़ना है, विषय वस्तु क्या होंगे हम उसको जानेंगे। दूसरा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और फिर कैसे पढ़ना है। और तीसरा, स्रोत क्या होगा, कहां से पढ़ना है। और चौथा, स्वयं से क्या अपेक्षा है, स्वयं से क्या अपेक्षा है। यानी जब हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो हमारे में कौन सी चीज होनी चाहिए जो हमें सही रास्ते पर हमेशा रखेगी, यह हमें जानना है। और यदि हम इन चारों चीजों को जान लेते हैं तो वह पांचवी चीज आएगी जिसके आधार पर हमें नंबर मिलना है, अंक मिलना है, और वह होता है पांचवा, लिखना। लिखना यानी लेखन, है ना। तो बेटा यही 5 मूल बातें हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्रोत क्या है, हमसे क्या अपेक्षा है, और फिर कैसे लिखना होता है। इन सभी चीजों को यदि हम और आप जान लेते हैं तो हमारा प्रारंभ एक सही रणनीति के साथ, एक सही योजना के साथ आगे बढ़ेगा। और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है सफलता के लिए, सफलता आपके कदम चूमे उसके लिए, वह सभी चीजें अपने आप एक माला की तरह एक सूत्र में पिरोकर हमारे सामने आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि पढ़ना क्या है। अब यहां से मैं शुरू करूंगा कि पढ़ना क्या है ना बेटा। तो पढ़ना क्या है को सबसे पहले हम संविधान लेकर चलते हैं, राज व्यवस्था भी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे संविधान। जब हमारी कक्षाएं प्रारंभ होंगी, जब हमारी तैयारी प्रारंभ होगी, तो हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे संविधान। और जैसे ही मन में यह शब्द आता है संविधान, तो एक प्रश्न कौंधता है मन में कि संविधान क्या है, संविधान क्यों, क्या आवश्यकता है संविधान की, क्या संविधान के बगैर देश नहीं चलता, या संविधान से ही देश अच्छी तरीके से चलता है। अनेकों तरह के प्रश्न उभर कर सामने आते हैं मन में। तो उन सभी प्रश्नों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले संविधान की अवधारणा, ताकि यह ज्ञात हो सके कि संविधान क्या है, कौन से आधारभूत कानून है, बुनियादी कानून है, फंडामेंटल लॉज, जिसको आप लगभग सभी जानते होंगे। ये आधारभूत कानून कौन है, क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी तो संविधान के प्रकार कितने होते हैं, लिखित प्रकार का संविधान है, अलिखित प्रकार का संविधान है। फिर संविधान का काम क्या होता है, इसके काम क्या है। किसी भी देश में अगर संविधान लागू होता है तो संविधान का काम क्या होता है, मन में प्रश्न आना चाहिए कि संविधान तो ठीक है, चलिए यह एक आधारभूत कानून है,
कुछ लोगों ने मिलकर लिख दिया, लेकिन इससे देश को प्राप्त क्या होता है, किस मकसद से बनाया जाता है, लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, देश को क्या लाभ प्राप्त होता है इस संविधान से, हम यह जानेंगे, है ना। जाहिर सी बात है कि कुछ हद तक यह सैद्धांतिक होगा, क्योंकि हम संविधान की अवधारणा, उसके प्रकार और काम पढ़ रहे हैं, थियोरिटिकल पार्ट होगा। और विज्ञान जिस तरह से थियोरी और प्रैक्टिकल यानी सिद्धांत और प्रयोग से जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम इन सैद्धांतिक तत्वों को जानने के बाद भारत और संविधान पढ़ेंगे। भारत और संविधान, यही हमारा मूल होगा। अब जब इसकी बुनियाद हम जान चुके हैं तो आप खुद समझ रहे होंगे कि भारत और संविधान को समझना आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? आप सभी जानते होंगे कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो देखिए, एक प्रश्न उभर कर आएगा कि लिखित क्यों? लिखित क्यों? अब इसका उत्तर हमें देना होगा कि भारत ने लिखित संविधान क्यों बनाया, क्या मकसद था। ब्रिटेन में तो कोई लिखित संविधान नहीं है, फिर भी वहां पर लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। तो हमारे देश के लोगों ने लिखित संविधान क्यों बनाया? और दूसरी बात कि संविधान की जो वर्तमान स्थिति है वह क्या है? स्थिति को मैं यहां पर अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, स्टेटस। वर्तमान स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है। और देखिए, यहां से प्रश्न कभी कभी आते हैं। स्टेटस का मतलब यह होता है, मैं एक वाक्य आपको बोलूंगा, आप में से अधिकांश संभवतः जानते होंगे कि भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं। भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। तो कैसे थैला है? क्या उधार का थैला कहना उचित होगा? क्या उसके पीछे कोई तर्क है? क्या कोई बौद्धिकता है? और यदि उधार का थैला है तो निश्चित तौर पर भारत का संविधान भारतीयता के साथ नहीं होगा। अगर भारत के संविधान पर यह लांछन है कि इस संविधान को अलग अलग देशों से लेकर के बनाया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह क्यों कहा कि भारत का संविधान कोई साहित्यिक चोरी नहीं है? ऐसा मत उन्होंने क्यों दिया? इन सभी चीजों को तर्क संगतता के साथ, तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के साथ लेकर आना होगा। न तो अति राष्ट्रवादिता तथा कथित अति राष्ट्रभक्ति, और न ही लिखी लिखाई अंधविश्वासों पर आधारित सामग्रियों का साथ लेकर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तर्क और तथ्य का वैज्ञानिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए संतुलित दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए यह समझने की आवश्यकता होगी कि भारतीय संविधान
जो देश की भारतीयता को प्रतिबिंबित करता है, जो देश को विश्वगुरु तथा कथित रूप से बनाने की कोशिश करता है, जो विश्व के मानचित्र पर भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का दावा करता है, वह संविधान क्या दुनिया के दूसरे देशों से लिया हुआ है? यदि हां तो वह कैसे, और यदि ना तो क्यों? यह जानने की आवश्यकता होगी। और जब हम ये जान लेंगे तो अपने भारतीय संविधान की वस्तु स्थिति को समझने में हमें पूर्ण कामयाबी प्राप्त होगी। हम अपने तर्क क्षमता के साथ भारतीय संविधान की अच्छाइयों और उसकी त्रुटियों का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे, और वह आपका मौलिक दृष्टिकोण होगा, आपका मौलिक विचार होगा, जिसको आप तर्क और तथ्य के माध्यम से स्पष्ट करने में कामयाब होंगे। हम अपने अध्ययन अध्यापन को इसी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ाएंगे, और फिर जब संविधान की अवधारणा और भारत में संविधान की वस्तु स्थिति का अध्ययन हो जाएगा, तो फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा? पहले नंबर पर आ गया संविधान, दूसरे नंबर पर आएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान, इसके सैद्धांतिक पक्ष और एवं व्यवहारिक पक्ष। अब आता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को भी हम 3 भागों में बांट देंगे: अवधारणा, महत्व और स्थिति। अवधारणा, महत्व और स्थिति। अवधारणा यानी प्रस्तावना क्या चीज है? जब संविधान में हम प्रवेश करते हैं तो प्रस्तावना से ही प्रारंभ होता है। क्यों? वह क्या है? बहुत सारी किताबों में, गाइड में बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे। प्रस्तावना देश का पहचान पत्र है, भविष्य की कुंडली है, समस्याओं के समाधान की कुंजी है, इत्यादि इत्यादि। वह प्रस्तावना क्या है? कब लिखा गया? कैसे लिखा गया? क्यों लिखा गया? किस मकसद से लिखा गया? यह जानने की आवश्यकता होगी। इस प्रस्तावना के भारत के संविधान में होने का औचित्य, महत्व क्या है? विगत 70 वर्षों में 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने या न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार से अपनी व्याख्या दी है? संविधान की प्रस्तावना में दिए गए विषय वस्तुओं का किस प्रकार से विश्लेषण किया है? महत्वपूर्ण मुकदमों में, महत्वपूर्ण वादों में न्यायपालिका ने देश के संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार की रूपरेखा प्रदान की है? समय के सापेक्ष में उसकी व्याख्या कर किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना को देश की जनता की धड़कन
और देश के दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है, यह जानने की कोशिश करेंगे। और बेटा जब यह जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिनका वर्तमान के सापेक्ष में तुलनात्मक अध्ययन होगा। जैसे इसी में हमें मिलेगा समाजवादी दृष्टिकोण, इसी में मिलेगा पंथ निरपेक्षता, इसी में मिलेगा लोकतांत्रिक गणराज्य, इसी में मिलेगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं सामाजिक, माफ कीजिएगा, राजनीतिक न्याय। ये क्या होते हैं? समाजवादी दृष्टिकोण भारत का क्या है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के युग में क्या सही अर्थों में भारत एक समाजवादी देश रह गया है? मौजूदा समय में जब निजीकरण की लहर आई हुई है, बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है, उस शब्द की आज की 21वीं सदी में और 21वीं सदी के 21वें वर्ष में प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, यानी आज के संदर्भ में हमें इसका अध्ययन करना होगा, वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन करना होगा, समय के साथ घट रही घटनाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। हमें उन चीजों को लाना होगा, जोड़ना होगा, संविधान के प्रावधानों को समझना होगा, ताकि हम समाजवादी दृष्टिकोण को जान सकें। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, आप सभी को मालूम है कितना ज्वलंत मुद्दा है, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य जन संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में अपना विचार दिया है। उसका सीधा संबंध भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से है। सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका विश्लेषण करना होगा, इसको समझने की आवश्यकता होगी, धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। हमें इसका अध्ययन करना होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का अध्ययन करना होगा। हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि इन 70 वर्षों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकी या नहीं, आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सकी या नहीं, संविधान के प्रावधानों, जो बुनियादी कानून है, जो फंडामेंटल लॉ है, उसके सापेक्ष में आज इन 70 वर्षों के बाद भी संघ और राज्य की बदलती हुई सरकारों ने देश में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया कि नहीं। यह जानने की आवश्यकता होगी कि सामाजिक न्याय क्या है। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जब प्रस्तावना में लिखा तो उसका क्या मकसद था और उस मकसद पर हम कहां तक आगे बढ़े हैं। मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में इन चीजों को कहां तक शामिल किया गया है और कहां तक हमने लागू किया है, इन सारी चीजों का विश्लेषण हमें करना होगा। और इसके बाद जब समाज प्रस्तावना के सभी पहलू यहां समाप्त होंगे, तब हम तीसरे नंबर पर आएंगे और वह तीसरा नंबर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं
मौलिक कर्तव्य। ये आप सभी जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मौलिक अधिकार क्या है? मानव अधिकार से कैसे अलग है? नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार से कैसे अलग है? क्यों मौलिक कहते हैं इसको? और यदि इसे मौलिक इसलिए कहते हैं कि संविधान में इसे संरक्षण मिला है, तो क्यों मिला है? कभी कभी बेटा किताबों में देख लेते हैं मौलिक अधिकार को मौलिक इसलिए कहते हैं कि संविधान में संरक्षण मिला है। तो क्यों मिला है? बाकी को क्यों नहीं मिला? इसे क्यों मिला? तो यह जानने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमें प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार जिसको लीगल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार, पहले इन अधिकारों में अंतर स्पष्ट करना होगा। वह अंतर स्पष्ट करने के बाद ही यह ज्ञात होगा कि जो विषय मौलिक अधिकार में शामिल किए जा रहे हैं उन विषयों का विशेष महत्व क्या है। मैं एक उदाहरण देकर आपके सामने मौलिक अधिकार के एक छोटे से पहलू को स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान में यह कहा गया संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कि मौलिक अधिकार को इसलिए शामिल किया जा रहा है कि वह भारत के किसी भी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य है, आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही तरह के विकास के लिए, यानी इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, आंतरिक और बाह्य विकास। अब आंतरिक विकास क्या होता है? आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, शैक्षणिक विकास, यह आंतरिक विकास हुआ। और आर्थिक विकास, भौतिक विकास, यह बाह्य विकास हुआ। अब देखिए, अगर आज आपसे पूछा जाए कि भारत में और साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा विकास कौन सा हो रहा है, तो लगभग सभी बच्चे ये उत्तर देंगे कि बाहरी विकास बहुत तेजी से हो रहा है, नैतिक विकास कम हो रहा, आध्यात्मिक विकास कम हो रहा, शैक्षणिक विकास कम हो रहा। तो हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि एक मानव का संपूर्ण विकास, सतत विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मौलिक अधिकार दिया गया। अब हाल के वर्षों में इन्हीं मौलिक अधिकारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। एक तो आप जानते होंगे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह का मुद्दा विगत 7 वर्षों में विशेष तौर पर उभर कर सामने आया। हाल ही में उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो कारावास में थे, जो कैद में थे, उनको जमानत देते वक्त एक लंबी लिखित राय रखी। उस पर टिप्पणी आवश्यक है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इससे संबंधित कुछ मुकदमे आए जैसे कामेश्वर सिंह। अब हमारी आवश्यकता यह होगी कि हम उन चीजों को लेकर न्यायपालिका के द्वारा जो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मौलिक अधिकारों की वर्तमान रूपरेखा को समझें। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि जो चीज संविधान में लिखा हुआ है
उसका अर्थ समझ लेने से ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भारत का संविधान गतिशील संविधान है, समय के साथ उसकी परिभाषा में बदलाव आती है और बदलती हुई परिभाषा के साथ हमें उसके मौजूदा स्वरूप को समझना होता है, जिसको हम और आप एक भाषा देते हैं करंट अफेयर। तो जब हम मौलिक अधिकार और उससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन करेंगे तो जो चीजें हमारे सामने हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिन घटनाओं का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वह आरक्षण के मुद्दे से संबंधित हो, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, या उच्च जाति के पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का मुद्दा हो, न्यायपालिका की बदलती हुई परिभाषाएं हो, राज्यों के अधिकारों से संबंधित परिभाषाएं हो, जैसे महाराष्ट्र के बारे में आपने सुना, तो उन सभी चीजों को हम सरलता के साथ अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल करें, ताकि एक समग्र सूक्ष्म स्तरीय और संपूर्ण अध्ययन सरलता से संभव हो। यह प्रयास हमारा इस मंच और प्रांगण से होता है। मौलिक अधिकारों का नीति निर्देशक तत्वों के साथ क्या संबंध है? किताबों में क्या किया जाता है बेटा कि एक लाइन खींच करके इधर मौलिक अधिकार, इधर नीति निर्देशक तत्व लिख दिए जाते हैं और इस बात पर बल दिया जाता है कि क्या अंतर है। एक छोटी सी बात समझें, क्या संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में विरोधी बातों को रखा, लड़ाने और टकराहट कराने की मंशा से रखा? नहीं। यह दुर्भाग्य है कि हम अंतर पर बल देते हैं, अंतर संबंध पर नहीं। हमें अंतर संबंध पर बल देना है, और जब अंतर संबंध पर बल देंगे तो बेटा आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि हमें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाना है। सौहार्दपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए, रचनात्मक व्याख्या होनी चाहिए। दोनों की आवश्यकता है देश के विकास के लिए। व्यक्ति के विकास से देश का विकास है और देश के विकास से व्यक्ति का विकास है। देश और व्यक्ति के विकास को ही संपूर्ण विकास के रूप में देखा जा सकता है। केवल व्यक्ति का विकास देश की कीमत पर और देश का विकास व्यक्ति की कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्रम से इनको रखा, प्राथमिकताओं के आधार पर इनको रखा। समय के सापेक्ष में व्यक्ति और देश दोनों का चतुर्मुखी विकास हो, चहुमुखी विकास हो, यह सुनिश्चित करने के लिए रखा। और जब आवश्यकता पड़ी तो मौलिक कर्तव्यों को भी सामने लाया गया, ताकि देश की जनता केवल मौलिक अधिकारों के लिए नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्वों को भी समझने का प्रयास करे। वह नीति निर्देशक तत्व भी हमारे लिए ही, देश के लिए ही दिए गए, यह जानने की कोशिश हो, इसके प्रति समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिभक्ति हो, इसके लिए मौलिक कर्तव्यों को लाना आवश्यक समझा गया। तो जब हमारा अध्ययन होगा, हम लोग जब अपनी कक्षा में अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर तीनों को अलग अलग देखेंगे। संबंधित जो मुकदमे होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय में केस, विवाद, वाद विवाद होंगे, उनका अध्ययन करेंगे।
जो संबंधित मुद्दे होंगे उनका अध्ययन करेंगे, चाहे वह पर्यावरण से संबंधित हो, दिवाली में पटाखा फोड़ने से संबंधित हो, चाहे वह देशद्रोह से संबंधित मामला हो या आरक्षण से संबंधित मामला हो, कैद हिरासत इत्यादि से संबंधित मामला हो, महिलाओं के प्रति, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति न्याय और अन्याय से संबंधित मामला हो, इन सभी का अध्ययन हम अलग अलग करेंगे। साथ ही साथ इनके अंतर संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान के संदर्भ में इन सभी को साथ में लेकर कैसे चला जाए और इस पर न्यायपालिका की क्या टिप्पणी है और वर्तमान की आवश्यकता क्या है, वर्तमान की मांग क्या है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। और जब हम यह सब जानेंगे तो हमें संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना सरल हो जाएगा। मैं एक दो प्रश्न भी आपके सामने लेकर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। इस मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के बाद हम चौथे नंबर पर लेंगे आधारभूत ढांचा एवं संशोधन। आधारभूत ढांचा और संशोधन। आप पूछ सकते हैं यहां पर क्यों ला रहे हैं? जब इन तीनों चीजों को हम पढ़ लेंगे हमें मालूम होगा कि कौन कौन से विषय वस्तु संविधान में दिए गए हैं। और जब हम आधारभूत ढांचा पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, चाहे वह गोलखनाथ का केस हो, केशवानंद भारती का केस हो, मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तो उस केस में जब न्यायपालिका के द्वारा दी गई टिप्पणियां आपके सामने रखूंगा, आप इन सभी चीजों से पहले से ही परिचित हैं, तो यहां पर आपको कतई कोई समस्या नहीं आने वाली। और आधारभूत ढांचे का ही संबंध संशोधन से है, तो संशोधन की क्या व्यवस्था है और मौजूदा स्थिति क्या है, भारतीय संविधान में किस तरह से संविधान को संशोधित करने को कहा गया, क्यों कहा गया, हम संशोधन क्यों करें। देखिए संविधान में क्या लिखा है, एक तो यह जान लें, संशोधन क्यों यह जान लें, और तीसरा कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति, इन तीनों को ही जानने की आवश्यकता है। हर चीज को बांट दिया जाए तो पढ़ना बहुत सरल हो जाता है। आधारभूत ढांचा, इसका संबंध संशोधन से, और संशोधन में तीन बातें, संविधान में क्या है, संशोधन क्यों करना है, और तीसरा वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। अगर हम इन तीन चीजों को जान लेते हैं तो आधारभूत ढांचे का जो मौजूदा स्वरूप है इसे जानने में हमें आसानी हो जाएगी और हम इसका सरलता से विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम संविधान से संबंधित पहलुओं का अध्ययन पूरा कर लेंगे, और जब हम संविधान से संबंधित पहलुओं का अध्ययन पूरा कर लेंगे तो अंत में बेटा मैं आपके साथ एक नई चीज जो आजकल पेपर 2 और पेपर 4 जिसमें आप एथिक्स की बात करते हैं, उसका अध्ययन होता है, और वह क्या है, संविधानवाद एवं संवैधानिक नैतिकता या मूल्य। ये अंत में हम पढ़ेंगे संविधान वाले भाग में। ठीक है ना। तो आधारभूत ढांचा और संविधान में संशोधन पढ़ने के बाद जो संविधान का अंतिम चैप्टर होगा हम लोगों के लिए वह होगा संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। संभवतः आपको
आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो कि यह संविधानवाद क्या है, इसका सिलेबस में तो कोई जिक्र नहीं, संवैधानिक नैतिकता क्या है, सिलेबस में इसका कोई जिक्र नहीं। सही है, आपने सही सोचा है। लेकिन जब हम ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर, तृतीय लिंग के मुद्दे पर, सबरीमाला के मुद्दे पर, 3 तलाक के मुद्दे पर, सनी सिग्नापुर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर, है ना, समलैंगिक अधिकारों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। यह संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और आधारभूत ढांचे से ही संबंधित है, जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि क्या हम अपने देश में सही तरीके से संविधान को लागू कर रहे हैं। क्या हम भारत में सही तरीके से संविधान को लागू कर रहे हैं या नहीं? क्या सही अर्थों में भारत में लोकतंत्र है या नहीं? क्योंकि जहां पर संविधानवाद होगा वहां तानाशाही नहीं होगी, वहां निरंकुशवादिता नहीं होगी, वहां जनता के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हम विधि द्वारा शासन चला रहे हैं या विधि का शासन चला रहे हैं। यानी एक शब्द का इस्तेमाल किया, वह शब्द था रूल बाय लॉ और एक शब्द था या है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जब आप पढ़ोगे संविधान, और आप में से हो सकता बहुत सारे जानते भी हो कि हम लोग इसका पालन करते हैं, विधि का शासन। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या कहीं हम अब ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, रूल बाय लॉ, यानी कि अपने मन मुताबिक कानून बना दे रहे हैं और उसी के अनुसार देश चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश संविधान से नहीं बल्कि व्यक्ति से चलने लगेगा और वहां पर नैतिकता का पतन होगा, वहां पर संविधान होगा लेकिन संविधान के अनुसार काम नहीं होगा। तो यह समझने की आवश्यकता होगी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे वह तृतीय लिंग के मुद्दे पर हो, चाहे वह सबरीमाला के मुद्दे पर हो या 3 तलाक से संबंधित मुद्दे पर हो, जो नए नए निर्णय आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और संघ लोक सेवा आयोग ने इस पर प्रश्न भी पूछा है। तो इन सभी पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे और जब यह अध्ययन हमारा समाप्त होगा तब जाकर संविधान का जो भाग है वह पूरा होगा। और मैं 1-2 प्रश्न आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि देखिए किस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग ने सवाल पूछा है। एक सवाल आया, 2 सवाल आपके सामने रखूंगा, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था की ओर चला जाऊंगा। संघ लोक सेवा आयोग ने यह सवाल पूछा कि भारतीय संविधान में एक शब्द है गणराज्य, और उस गणराज्य शब्द की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की आप चर्चा करें और आपको क्या लगता है कि भारत में आज उनकी हम रक्षा कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब गणराज्य शब्द क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो बेटा विशेषता क्या है, प्रस्तावना में देखिएगा
तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। निश्चित तौर पर आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे संप्रभु भी तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं वह नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हम संप्रभु हैं ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, तभी आता है गणराज्य। तो जब संघ लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछा तो हमारा क्या मकसद था, हम कैसे इसका उत्तर देते? हमें उत्तर देने के लिए सबसे पहले गणराज्य को स्पष्ट करना है, ठीक है ना। 25 से 50 शब्द गणराज्य पर लिखें, और उसके बाद हम कैसे समाजवादी हैं, कैसे पंथ निरपेक्ष हैं, कैसे लोकतांत्रिक हैं, इसको लिखें। और वर्तमान समय में क्या घट रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि निजीकरण का दौर है, तो निजीकरण का दौर है तो समाजवादी शब्द पर प्रभाव पड़ेगा। और संविधान क्या कहता है और सरकारें क्या कर रही हैं, इन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन क्या सभी उसके अनुसार जीवन जी पा रहे हैं? क्या सही अर्थों में सभी धर्मों का सम्मान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? न्यायपालिका की क्या राय है? इन सारी चीजों को अगर हम लिखते हैं तो हमें उत्तर आसानी से, सरलता से प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, और क्या घृणात्मक विचार देना भी इसमें शामिल है? हेट स्पीच देना क्या इसमें शामिल है? अब यह प्रश्न तो आ गया। आजकल आप देखेंगे धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, नागरिकता कानून के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, असम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया फिर छोड़ा गया, कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया, अभी भी बहुत सारे पत्रकार जेल में हैं। अभी हाल ही में एक फादर जो चर्च के फादर थे मुंबई में, उनकी मृत्यु हुई, जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या इससे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई नकारात्मक असर पड़ा है? क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का कोई तरीका है? संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है? राजद्रोह का क्या मुद्दा है? ये नए प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे हमें क्या करना होगा? हमें बड़ी आसानी से संविधान के प्रावधान जो अनुच्छेद 19 में लिखे हैं उनको लिख देना होगा, और सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में जो टिप्पणी की है या जो नए मुकदमे हैं उसमें जो टिप्पणी की गई है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से हमारा उत्तर पूरा होता है और हम इन सारी चीजों का इसी प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा बेटा कि संविधान केवल किताब में क्या है वही नहीं, बल्कि समय के साथ कैसे उसकी व्याख्या हो रही है, नए नए मुद्दे क्या आ रहे हैं, उन मुद्दों का हम अध्ययन करेंगे तो न सिर्फ हमारा अध्ययन अध्यापन एक नई चीजों के साथ, नई ताजगी के साथ अध्ययन होगा, बल्कि उस अध्ययन में हमें हर मौका ऐसा प्राप्त होगा जहां पर हम नई नई चीजों को जानते समझते हुए केवल रटी रटाई बातों पर नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी जो सृजनात्मकता है, उन चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ने में हम कामयाब होंगे और हमारा इस तरह से संविधान संबंधी जो पहलू है वह समाप्त होगा एक तरह से। और उसके बाद हम आते हैं राज व्यवस्था पर। अब चूंकि देखिए संविधान हम लोगों ने पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है कि राज व्यवस्था को पढ़ना हमारे लिए सरल हो जाएगा। क्यों सरल हो जाएगा? क्योंकि राज व्यवस्था में हम देश के संस्थानों का अध्ययन करते हैं
और संस्थान किस आधार पर चलते हैं? संविधान के आधार पर, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। तो उन संस्थानों का अध्ययन, संस्थानों की संरचना का अध्ययन, उनके कार्यकलापों का अध्ययन हमें करना होगा। अब राज्य व्यवस्था अलग हो गया। मैंने संक्षेप में आपको बताया कि यहां पर संस्थाओं का अध्ययन होता है। यहां पर हम संस्थाओं की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसी संस्थाएं जो संविधान को चलाने के लिए बनाई गई हों, ऐसी संस्थाएं जो संविधान को चलाने के लिए, ऐसी संस्थाएं जो संविधान को लागू करने के लिए बनाई गई हों, ऐसी संस्थाओं। तो अब उस संस्था को कैसे देखेंगे बेटा? तो इसको बांट दीजिए ऐसे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सबसे पहले तो यही बढ़ गया ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, यहीं पर संघ शासित भी। अब संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी आ जाएंगे। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये आ जाएंगे। संघ शासित में मुख्यमंत्री भी आएंगे तो उपराज्यपाल भी आएंगे। अब उससे संबंधित मुद्दे भी आएंगे। आपको मालूम होगा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना? तो हम लोग दिल्ली के संदर्भ में जो न्यायपालिका का निर्णय है, और हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली से संबंधित संशोधन भी किया, तो उस संशोधन को भी पढ़ेंगे। फिर जब विधायिका में आएंगे तो यहां पर उसी तरह से संघीय विधायिका, राज्य विधायिका, इनका अध्ययन करेंगे। अब विधायिका का अध्ययन करने में भी उसमें बहुत सारी बातें होंगी। संसदीय लोकतंत्र होगा, सांसद होंगे, सांसदों का विशेषाधिकार होगा, सदन में कार्यवाही कैसे चलाई जाती है वह होगा, संसदीय समितियां होती हैं उनकी चर्चा होगी, विधियां कैसे बनती हैं उनकी चर्चा होगी। और जब हम लोग कार्यपालिका और विधायिका का अध्ययन कर रहे होंगे तो यूएसए के साथ तुलनात्मक अध्ययन, यूके के साथ तुलनात्मक अध्ययन, कार्यपालिका में भी और विधायिका में भी। माफ कीजिएगा, मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, अमेरिका में भी और ब्रिटेन में। अमेरिका में और ब्रिटेन में कार्यपालिका कैसी है, अमेरिका और ब्रिटेन में विधायिका कैसी है। जहां जरूरत पड़ेगी फ्रांस का उदाहरण या अन्य देश की जरूरत पड़ेगी उसका उदाहरण। तो तुलनात्मक अध्ययन साथ में होगा कार्यपालिका और विधायिका के संदर्भ में। फिर हम आते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका, स्थानीय न्यायपालिका, किताबों में आप देखेंगे सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय लिखा होता है, लेकिन हम नीचे से प्रारंभ करेंगे। स्थानीय, अब स्थानीय से आगे बढ़ेंगे तो उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से आगे बढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, है ना? इसका अध्ययन करेंगे। और न्यायालय का जब हम अध्ययन करेंगे तो आप सभी जानते होंगे आजकल एक बहुत बड़ा विषय है, मुद्दा है कि न्यायपालिका में संशोधन। न्यायपालिका के व्यवहार पर भी लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वह रंजन गोगोई जी का मुद्दा हो, चाहे बोबडे का मुद्दा हो, चाहे दीपक मिश्रा का मुद्दा हो, कॉलेजियम व्यवस्था का मुद्दा हो। लगातार प्रश्न उठ रहे हैं न्यायपालिका पर।
तो न्यायपालिका में सुधार कैसे किया जाए, यह मुद्दा आएगा। और यही मुद्दा नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जनहित याचिका। जनहित याचिका, उसके बाद न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, है ना, न्यायिक सक्रियतावाद। और इन सभी का अध्ययन करने के बाद तब सभी को जोड़ करके हम क्या पढ़ेंगे, शक्ति का पृथक्करण। अब देखिए सिलेबस में कोई चीज कहीं पर भी हो, लेकिन हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तो एक तारतम्यता बिठाने की कोशिश करेंगे। जब न्यायपालिका का अध्ययन पूरी तरह से हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियतावाद, इन सभी पहलुओं को जान लेंगे तो यह समझना अत्यंत सरल हो जाएगा कि क्या हमारे देश में शक्ति का पृथक्करण ठीक से है, क्या पूरी तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अलग अलग है, और है तो कितनी, नहीं है तो क्यों, होना चाहिए या नहीं। इन तीनों को जानेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या शक्ति पृथक्करण पूर्ण रूप से भारत में है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो कितना, और क्या होना चाहिए। इन सभी चीजों का हम लोग विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक हमारा पूरा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा भाग राज व्यवस्था से संबंधित हमारा समाप्त होगा। अब चूंकि हम लोग राज्य और संघ दोनों की सरकारों को जान चुके हैं, अब हम लोग राज्य और संघ की सरकारों को जान चुके हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे संघवाद। हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघवाद। और संघवाद में अवधारणा, भारत की स्थिति, है ना, भारत की स्थिति, राज्य निर्माण एवं संबंधित मुद्दे, संघ राज्य संबंध। अब इसमें प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, और तीसरा वित्तीय संबंध, है ना, संघ राज्य संबंध। अब यहां पर एक संक्षेप में आपको बताऊं कि हर जगह पर हम लोग पढ़ लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। बेटा भारत का संविधान उठाओगे, उसके चैप्टर को पढ़ना, कहीं पर भी केंद्र शब्द नहीं लिखा हुआ है। संघ राज्य संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट नहीं लिखा हुआ है, यूनियन स्टेट रिलेशन। तो हमें यह जानना होगा कि सेंटर स्टेट और यूनियन स्टेट बोलने से अंतर क्या पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हम उस प्रभाव को पढ़ेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघवाद, प्रतियोगी संघवाद, संघवाद, हरित संघवाद, न्यायिक संघवाद, न्यायिक संघवाद, और फिर वित्तीय संघवाद। अब देखिए इतने प्रकार का संघवाद आजकल चर्चा में है। मैं दोबारा बोल दूं, सहयोगी संघवाद, प्रतियोगी संघवाद, हरित संघवाद, न्यायिक संघवाद,
वित्तीय संघवाद, ये सभी शब्द आजकल चर्चा में हैं। तो जब हम इन चीजों को जान लेंगे फिर यह पढ़ना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। अगर हम पहले यही पढ़ने लगेंगे तो ये मालूम नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब यह पढ़ लेंगे तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। और तब हम आपके साथ पढ़ेंगे इसी संघवाद की अगली कड़ी में, वह होगा आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। आप पूछ सकते हैं, मन में प्रश्न कर सकते हैं कि अब क्यों पढ़ेंगे। अब इसलिए पढ़ेंगे बेटा कि आपातकालीन प्रावधान जैसे ही पढ़ेंगे संघ राज्य संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता समझनी होगी। संघ राज्य संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता को हमें समझनी होगी। और प्रासंगिकता को हम तब समझ पाएंगे जब हम संघवाद को समझ चुके होंगे। तो अत्यंत सरलता से हम उसकी प्रासंगिकता को समझने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद यह संघवाद से संबंधित मुद्दा समाप्त होगा और हम उसके बाद आपके साथ अध्ययन करेंगे। वह अध्ययन होगा स्थानीय निकाय का। संघवाद के बाद मुद्दा आएगा स्थानीय निकाय, ठीक है ना। और स्थानीय निकाय में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा, उसके बाद ग्रामीण निकाय, फिर शहरी निकाय और 21वीं सदी में इनकी प्रासंगिकता। इसका अध्ययन करेंगे, स्थानीय निकायों का। और जब 21वीं सदी में प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशासन, नैतिक शासन, महात्मा गांधी का दर्शन, ये सारी बातें उसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग पूरा होगा। और अंतिम भाग जो हम लोगों का है, आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। राज्य व्यवस्था का अंतिम भाग होगा विभिन्न प्रकार के संस्थान। विभिन्न प्रकार के संस्थान, इसमें सबसे पहले संवैधानिक संस्थान, संविधिक संस्थान और अर्ध न्यायिक संस्थान। 3 प्रकार के संस्थान हैं। संवैधानिक संस्थान का मतलब क्या होगा बेटा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये हो गए संवैधानिक। संवैधानिक संस्था उनको कहते हैं जिनका संविधान में स्थान हो, जिनकी चर्चा संविधान में की गई। संविधिक संस्था का मतलब जिसको संसद के कानून द्वारा बनाया गया हो, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना, लोकपाल, ये हो गए संविधिक संस्थाएं। और फिर अर्ध न्यायिक संस्थाएं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो ऐसी संस्थाएं, इनकी संरचना, इनके कार्य, इनकी भूमिका, वर्तमान स्थिति में इनकी प्रासंगिकता, इन सभी चीजों का हमें अध्ययन करना होगा। जैसे एक उदाहरण आपको दे दूं, निर्वाचन आयोग जब हम पढ़ेंगे तो केवल कितने ही सदस्य होते हैं और कैसे चुनाव होता है यही नहीं पढ़ना होगा। चुनाव सुधार क्या है, साइमल्टेनियस चुनाव क्या है,
नोटा की क्या प्रासंगिकता है, आज चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सारी चीजों का विस्तार से हमें अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से हम अपने पठन पाठन को आगे बढ़ाते हुए अंतिम मुकाम तक पहुंचेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के संस्थाओं से संबंधित है। तो एक खाका मैंने आपके सामने रखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से हम संरचनात्मक दृष्टिकोण लेकर के एक व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या पढ़ेंगे और हमसे क्या अपेक्षा होगी। जैसा मैंने कहा था, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमसे क्या अपेक्षा होगी मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पढ़ना है वो तो मैंने यहां पर सब एक एक करके लिख दिया। हमसे क्या अपेक्षा है। हम भारतीयों की एक खासियत है, इसको बुरा मत मानिएगा, हम और आप एक ही देश के लोग हैं। हम लोग जन्मजात राजनीतिज्ञ होते हैं। अपवाद हर जगह है, इसलिए मैं सबको नहीं बोलूंगा, अधिकांश। आजकल का माहौल भी आप देखते होंगे, क्या तुम कांग्रेसी हो जी, क्या तुम बीजेपी के हो, राष्ट्रभक्त नहीं हो तो पाकिस्तानी हो, इत्यादि इत्यादि। एक विद्यार्थी के नाते बेटा, इस विषय को पढ़ने की प्राथमिक शर्त यह है कि हम राजनीतिक रूप से तटस्थ हों, हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हों, बीजेपी और कांग्रेस के प्रति नहीं। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए नहीं, देश के लिए तटस्थता आवश्यक है। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, और तथ्य के आधार पर तर्क के साथ अपना विचार रखना एक विद्यार्थी की प्राथमिकता है। हम जो भी लिखेंगे तथ्य और तर्क के साथ संविधान की मर्यादा के दायरे में रहते हुए अपने विचार रखेंगे। हमारे विचारों में व्यक्तिवादिता का स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे विचार संतुलित होने चाहिए, न तो नकारात्मकता की गुंजाइश है अति नकारात्मकता की, और न ही अति सक्रियता की आवश्यकता है। अंतर और अंतरा विषयी दृष्टिकोण के साथ, रिपीट कर रहा हूं, अंतर और अंतरा विषयी दृष्टिकोण के साथ संतुलित सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन के बाद अपने विचार ठोस रूप में रखना है, संतुलित रूप में रखना है, ताकि हमारे उत्तरों में देश के संविधान की झलक हो, व्यक्ति की नहीं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ स्रोत पर अपनी नजर दौड़ानी चाहिए। और हमारी स्रोत क्या है? मेरा मानना है कि एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं कक्षा की किताब, 11वीं कक्षा की जो किताब है उसमें संविधान, मौलिक अधिकार, कार्यपालिका, विधायिका, संघात्मकता, इसका परिचय दिया हुआ है। और 12वीं क्लास की किताब में कुछ अवधारणात्मक मुद्दे जैसे लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण, ऐसे मुद्दे हैं, वे दिए हुए हैं। तो जो भारत के संदर्भ में हो हमें उसका अध्ययन करना होगा। तो एक तो एनसीईआरटी 11वीं एवं 12वीं कक्षा की, 11वीं की क्यों, हमें विषयों का एक परिचय मिलेगा और 12वीं में विश्लेषण मिलेगा।
इसके बाद एक संविधान आप मेरे समझ से रखें, संविधान जिसमें अनुच्छेद लिखे हों। मैं डीडी बसु नहीं बोल रहा हूं, मैं संविधान कह रहा हूं, जिसको बहुत सारे लोग बेयर एक्ट भी कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक संविधान रखें जिसमें सारे अनुच्छेद लिखे हों, और अगर साथ में जो नए केस हैं, नए मुद्दे हैं, वह लिखा हो तो बहुत ही अच्छा है। एक वह आपके साथ होना चाहिए। दो चीजें जरूरी हैं। और तीसरी चीज जो है, या तो आप डीडी बासु या बीके शर्मा, डीडी बासु या बीके शर्मा, बीके शर्मा की भाषा सरल है और डीडी बासु आप सभी जानते हैं बहुत लोकप्रिय है। तो इनमें से कोई भी एक किताब ले लें। इसके अलावा मैं कुछ खरीदने को नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी संस्था के द्वारा जो आपको पाठ्य सामग्री दी जाएगी और उसके बाद कक्षा के भीतर जो मैं आपको लिखवाऊंगा, जो डिक्टेशन दूंगा, वह सभी अन्य स्रोतों का निचोड़ होगा। तो आपको किताब इनके ज्यादा नहीं खरीदनी, लेकिन अगर कोई पूछता है कि और क्या पढ़ना चाहिए तो आपको भी बताना होगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे आयोग हैं, समितियां हैं, उनकी जो सिफारिशें हैं, या राज्यसभा टेलीविजन जो अब संसद टेलीविजन है, उसमें जो बातें आती हैं हमें उनको पढ़ना होगा। अलग अलग समाचार पत्रों में जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, ठीक है ना, हिंदी में जो दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, इनमें जो संपादकीय आते हैं हमें उनको भी पढ़ना होगा। लेकिन मैं इतनी लंबी सूची के पक्ष में नहीं रहता। आप लोगों को ये तीन अवश्य रखना चाहिए। बाकी चीजें हमारी जिम्मेदारी है, हम उन चीजों को कक्षा में लेकर आएंगे, और जहां पर यह जरूरत होगी कि आपको भी लेना चाहिए, क्लास के दौरान, कक्षा के दौरान उन चीजों को आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तब आप उसको ले सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अनावश्यक बहुत सारी चीजों को खरीद करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना उचित नहीं है। और अंत में लिखना कैसे है, लेखन शैली एक महत्वपूर्ण विषय है, और आप सभी जानते हैं कि हमारा संस्थान इस पर अलग से विशेष ध्यान देता है। लिखने का कार्यक्रम अलग से चलता है और समय समय पर उससे संबंधित जानकारियां आपको दी जाती हैं। लेकिन मैं संक्षेप में तीन बातें आपको बताऊंगा कि आप अपने पूरे अध्ययन को तीन भागों में बांट दीजिएगा। एक है पढ़ना, दूसरा है समझना, और तीसरा है लिखना। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ के लिखते हैं। आप लोग सुने होंगे कितनी बार बोला जाता है, बहुत पढ़ा था, नंबर नहीं आए। हमें पढ़ के समझना होता है और समझ के लिखना होता है। ये बीच वाला हम छोड़ देते हैं। तो बेटा जो पढ़े उसको समझें, और समझने के लिए ही अंतर विषयी अंतरा विषयी हो। जहां से प्रारंभ करें उसके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तिर्यक बनने की कोशिश करें, यानी कि एक का संबंध दूसरे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ। और यह कक्षा में हमारे साथ आपके द्वारा होगा, हम आपके सहयोगी होंगे। और जब हम समझ लेंगे तो प्रश्न को पढ़ने के बाद उसे जानना, उसको समझना सरल हो जाएगा, और तब हम बड़ी आसानी से अपना उत्तर लिख सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें अतिवादी नहीं होना, हमें उग्र नहीं होना, अपने सभ्यता को नहीं छोड़ना, अपने संविधान के मर्यादा को नहीं छोड़ना, व्यक्ति की पूजा और व्यक्तिवादिता के साथ नहीं होना, किसी एक धर्म जाति विचारधारा के साथ नहीं, बल्कि संविधान के साथ रहते हुए मर्यादित रूप में, संतुलित रूप में हमें अपना उत्तर देना है। और अंत में कुछ विद्यार्थी अब पूछते हैं कि क्या सरकार की आलोचना हम कर सकते हैं? अनिवार्य तौर पर अगर जहां आवश्यक है वहां आप आलोचना करें, लेकिन अगर किसी एक राजनीतिक दल की सरकार है तो आप दूसरे राजनीतिक दल के उम्मीदवार की तरह आलोचना ना करें। तथ्य के आधार पर करें, संविधान के आधार पर करें, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सहयोग लेकर के आलोचना करें, तो वह आलोचना की जा सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा लक्ष्य है, मैं हमेशा अंत में यह कहता हूं कि हमारा लक्ष्य 100 नंबर नहीं है बेटा, हमारा लक्ष्य है 130 और उसके ऊपर। 55% से कम नंबर लाना हमारी मानकता के दायरे में नहीं आता है, और 55% से ऊपर नंबर लाना आपके लिए असंभव नहीं है, सरल है, बनिस्बत कि हम सही दिशा में सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 130 प्लस का लक्ष्य आज से रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी अभिलाषा, इसी आकांक्षा और इसी उम्मीद और प्रगतिवादी आशा के साथ आज मैं यहीं पर विराम लेता हूं, और यह शुभकामना है कि आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने जीवन में सफलता के परचम लहराएं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आपकी सेवा मैं करूं, विराम देने का, विराम लेने का इच्छुक हूं। निवेदन करता हूं कि यहीं पर इजाजत दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।